अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु गेहूं की SWI तकनीक से बुआई, जाड़े के मौसम में मुर्गियों की उचित देखरेख एवं जरूरी प्रबंधन, किसान भाइयों, यूं तो हमारे प्रदेश में धान की कटाई के बाद अक्सर किसान गेहूं की खेती करते हैं और इनमें से भी ज्यादातर किसान इसकी बुआई परंपरागत विधि से करते हैं, जिससे लागत तो ज्यादा आती ही है, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। लेकिन यदि किसान भाई गेहूं की खेती उन्नत तकनीक से करें तो लागत खर्च में कमी करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। आज इसी विषय के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की खेती की SWI तकनीक के बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जिससे प्रति एकड़ क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन मिल सकेगा। यदि आप भी इस तकनीक से गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला छपरा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रत्नेश कुमार से। सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, जिसको सुई मेथड भी कहते हैं, इसमें गेहूं की बुआई करने के लिए बीज दर बहुत कम लगता है। सबसे खासियत इसमें है, जैसे हम लोग गेहूं जनरली लगाते हैं तो 120-25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज गिराते हैं, लेकिन सुई मेथड से जो बीज गिराते हैं उसमें 30 किलो प्रति हेक्टेयर ही बीज काफी होता है। धान की तर्ज पर गेहूं की खेती भी किसान यदि श्री पद्धति गेहूं सघनीकरण पद्धति SWI से करें तो गेहूं के उत्पादन में 2.5 से 3 गुना वृद्धि हो सकती है। इस विधि से खेती करने पर गेहूं की काश्त लागत परंपरागत विधि की तुलना में आधी आती है। गेहूं सघनीकरण पद्धति से खेती करने के लिए खेत की तैयारी गेहूं की भांति ही करते हैं। खरपतवार व फसल अवशेष निकाल कर खेत की 3 से 4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। तत्पश्चात पाटा चलाकर खेत को समतल कर जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। यदि दीमक की समस्या है तो दीमक नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। खेत को छोटी छोटी क्यारियों में विभक्त करने से सिंचाई व अन्य सस्य क्रियाएं करने में सुगमता रहती है। इसमें लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं बीज कैसा हो और किस प्रभेद का हो और कैसे उसको लगावें, क्योंकि इसके लिए बीज का उपचार करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बीज का उपचार करते हैं और बीज का उपचार हम लोग बेविस्टिन की बजाय जो जनरली करते हैं उसकी बजाय बेविस्टिन के साथ साथ में इसमें कंपोस्ट और काव यूरिन मतलब गोमूत्र का प्रयोग भी करते हैं। रात ही के समय में हम लोग गोमूत्र और कंपोस्ट का गोबर का घोल बना करके उसमें बीज को रख देते हैं, जो 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में जो बीज लगता है उसको, और कल सुबह होकर के उसको छान करके धो करके सुखा करके और फिर उसको बाग करते हैं। उपचारित बीज को जूट बैग के ऊपर छाया में फैला देना चाहिए। लगभग 10 से 12 घंटों में बीज बुवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय तक बीज अंकुरित अवस्था में आ जाते हैं। इस अंकुरित बीज को बोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से बीजोपचार करने से बीज अंकुरण क्षमता और पौधों के बढ़ने की शक्ति बढ़ती है और पौधे तेजी से विकसित होते
कहते हैं। इसे प्राइमिंग भी कहते हैं। बीज उपचार के कारण जड़ में लगने वाले रोग की रोकथाम हो जाती है। नवजात पौधे के लिए गोमूत्र प्राकृतिक खाद का काम करता है। तो इससे उसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और बुआई की दूरी सामान्यतः 25 से 30 सेंटीमीटर की रहती है, जो सामान्य विधि होती है उसी विधि में। लेकिन एक लाइन से लगाते हैं, एक जगह 2-3 दाने ही डालते हैं, और लाइन से गिरा होने की वजह से और जो उसका डेप्थ होता है, गहराई, वो गहराई सही होने की वजह से अंकुरण बहुत अच्छा होता है इसमें। ये सर्वविदित है कि बगैर जैविक खाद के लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहने से खेत की उपजाऊ क्षमता घटती है। अतः उर्वरकों के साथ जैविक खादों का समन्वित प्रयोग करना टिकाऊ फसलोत्पादन के लिए आवश्यक रहता है। उपलब्धता अनुसार प्रति एकड़ कंपोस्ट या गोबर खाद 20 क्विंटल खेत में मिलाना फायदेमंद रहता है। अंतिम जुताई के पूर्व 30 से 40 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 15 से 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में छींटकर अच्छी तरह हल से मिट्टी में मिला देना चाहिए। प्रथम सिंचाई के बाद 25 से 30 किलोग्राम यूरिया एवं 4 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर कतारों में देना चाहिए। तीसरी सिंचाई के पश्चात एवं गुड़ाई से पहले 50 किलोग्राम यूरिया एवं 10 किलोग्राम पोटाश उर्वरक प्रति एकड़ की दर से कतारों में देना चाहिए। वीडिंग करने में भी, खरपतवार की निकोनी करने में आसानी होती है। मशीन से भी वीडिंग कर सकते हैं, और साथ साथ में इसमें टिलर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत इफेक्टिवली होती है, क्योंकि पौधे दूर रहते हैं, और इसका जो पत्तियां हैं वो सभी पत्तियां सूरज की रोशनी की तरफ रहती हैं, और इस वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और ज़्यादा उत्पादन होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी का आगमन हो रहा है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वजह से ठंड बढ़ रही है और बदलते मौसम में मुर्गियों के प्रबंधन में थोड़ी सी असावधानी होने पर उनमें विभिन्न बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में किसान भाई सर्दियों के आरंभ के दिनों में मुर्गियों की देखभाल किस तरह से करें, आइए जानते हैं ग्राम सिरसा, जिला कटिहार के प्रगतिशील मुर्गी पालक रमेंद्र चौधरी से। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवंबर का माह शुरू हो चुका है, ठंड दस्तक दे रहा है, तो हमारे कुक्कुट पालक भाइयों को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं यह बतलाना चाहूँगा कि ताप प्रबंधन सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है मुर्गी पालन के व्यवसाय में। अगर 3 सप्ताह तक या 2.5 सप्ताह तक अगर सही ताप प्रबंधन में नहीं रखा जाए तो उनकी बढ़वार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को आती है और मृत्यु भी हो जाती है, जिसके चलते हमारे कुक्कुट पालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। शुरू के 7 दिन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद 90 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन बड़े चूज़ों में, बड़े मुर्गों में पूरा उसको बंद करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अमोनिया फॉर्मेशन होने लगता है उनके बीट से, क्योंकि वो बीट गीला करती हैं, और अमोनिया फॉर्मेशन होने के वजह से फिर उनके श्वास से वही अमोनिया जाती है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक की बोरियां, बंद प्लास्टिक से जो है खिड़कियों को बंद कर देते हैं, ये कतई उचित नहीं है। वो बोरी या टाट के पर्दे डालना ज़्यादा मुनासिब होता है। हवा का वातायन थोड़ा बहुत होता रहे और नीचे से बंद करके ऊपर से वो टाट के पर्दे को उठा करके हम हवा का प्रवेश अनवरत रखते हैं, ताकि हमारे फार्म के अंदर में अमोनिया का सृजन नहीं हो सके। जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा से
पर्दों को पूरा का पूरा बंद कर देते हैं। अगर हो सके तो टाट के अलावे अगर प्लास्टिक भी देना पड़े तो दे दें, क्योंकि ठंडी हवा अगर सुबह में आएगी तो वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। हवा अगर नहीं आ रही है तो उस साइड के पर्दे को हम उठा के रखते हैं कि ताकि स्वच्छ हवा अंदर में प्रवेश कर सके और हमारे मुर्गियों को किसी भी तरह की व्याधि या बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। आचरण और व्यवहार से भी समझ सकते हैं, अगर हमारी मुर्गियां एक जगह एकत्रित हो रही हैं तो इसका मतलब कि वो ठंड महसूस कर रही हैं और हमको उसकी व्यवस्था करनी होगी। अगर वो किसान भाइयों, आवास प्रबंधन के बाद अब आइए बात करते हैं मुर्गियों के आहार प्रबंधन के बारे में। तो आपको मुर्गियों को आहार उनकी आयु के अनुसार देना होगा। जैसे कि 1 से 10 दिन के आहार को आप प्री स्टार्टर के रूप में बहुत ही महीन आहार दें। 10 के बाद आप इनको स्टार्टर दाना खिलाएं या आहार आप 20 दिन तक दें। 20 दिन के बाद मुर्गियों को फिनिशर दाना खिलाएं तथा उसके बाद आप फिनिशर राशन के साथ 75% स्टार्टर दाना मिलाएं। दूसरे दिन फिनिशर राशन के साथ 50% स्टार्टर दाना मिलाएं। तितर बितर होकर के खाना खा रही हैं, दाना पी रही हैं, सामान्य स्थिति में हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मुर्गियों को सही ताप मिल रहा है और वो आराम से विचरण कर रही हैं और अपना आहार और पानी ग्रहण कर रही हैं। जो पानी वो पी रहे हैं उसमें गर्म पानी मिला करके पिलावें तो ये ज़्यादा मुफीद रहेगा उनके लिए, क्योंकि चूजे ठंड से सिकुड़ेंगे नहीं और एक दूसरे में सट करके नहीं खड़ा होंगे। सट करके खड़ा होने में ढेर बन जाता है और ढेर बन के नीचे की मुर्गियाँ नीचे के चूजे दब करके उसमें मर जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह में अगर उसको गर्म पानी दे दिया जाए पीने के लिए तो वो गर्म पानी पी करके तरोताज़ा हो जाते हैं। किसान भाइयों, बाजार में मिलने वाला दाना काफी महंगा होता है, इसलिए आप मुर्गियों के लिए स्वयं ही अपने फार्म पर दाना तैयार करना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम दाना मिश्रण बनाने के लिए आपको मक्का 55 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 5 किलोग्राम, मछली का चूर्ण 8 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, सोयाबीन मील 13 किलोग्राम, हड्डी का। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। तिलहनी फसलों में सरसों का एक प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती हमारे प्रदेश में व्यापक रूप से की जाती है। और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की थी, उनकी फसल इस समय लगभग 1 माह की अवस्था पर खेतों में खड़ी है। इसीलिए आप फसल की उचित बढ़वार के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर आरपी चौधरी। जैसा कि किसान भाइयों ने सरसों की बुआई संपन्न कर लिए हैं। सरसों में बिल्लीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जो घने घने पौधे हैं उनको उखाड़ कर बिलड़ कर दिया जाए ताकि पौधों का विकास और वृद्धि अच्छे से हो, पौधे स्वस्थ रहें। दूसरा, सिंचाई की बात करते हैं, क्योंकि सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है खेतीबाड़ी में। तो सरसों की खेती में कभी भी 30 दिन के पहले सिंचाई नहीं करना चाहिए और सिंचाई जो है जब भी करें तो हल्की सिंचाई करें, कभी भी गहरी सिंचाई ना करें। और दूसरी सिंचाई किसान भाई तब करें जब उसमें फली लगना शुरू हो जाता है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो एक हल्की सिंचाई उस समय कर देने से जो है आपकी जो है फलियों में जो दाने बनते हैं वो बहुत जो है स्वस्थ रहते हैं और पैदावार अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो आप सरसों की फसल में नत्रजन की पूर्ति के लिए फसल में पहली सिंचाई के बाद ओट आने पर यूरिया की 120 से 130 किलोग्राम मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर दें। बुआई के समय कुछ किसान भाई सल्फर देते हैं, कुछ किसान भाई सल्फर नहीं दे पाते हैं।
अगर जो किसान भाई सल्फर नहीं दिए हैं तो वो जो है डीपी सल्फर जो बाजार में उपलब्ध है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव कर देते हैं फसलों पर, क्योंकि सल्फर आपके तेल का जो प्रतिशत है उसको भी वृद्धि करता है और पौधे को जो है रोग से जो है लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए सल्फर बहुत जरूरी है तिलहनी फसलों में। तो इसलिए किसान भाई सल्फर का प्रयोग जो नहीं किए हैं वो जरूर कर लें और इससे जो है पौधे आपको स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन अच्छा आएगा। इसके बाद अगर जो है सरसों के पौधों में कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, कुछ कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, तो उसके लिए किसान भाई कोई भी जो है इंसेक्टिसाइड का जो है सर्वांगी कीटनाशक का प्रयोग करके उसका नियंत्रण कर सकते हैं। ये ध्यान रखें जैसे जो है क्लोरोपायरीफास है या किसी और कोई ग्रुप का जो है कीटनाशक 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर छिड़काव कर देते हैं तो जो भी आरा मक्खी है या कोई कीट जो आपके सरसों के पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है उससे सुरक्षित हो जाएगा। किसान भाइयों, सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में से एक है माहू, जिसे एफिड के नाम से भी जाना जाता है। ये हरे मटमैले भूरे रंग का छोटा कीट होता है। इसकी शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर एक मधु स्रावित करती है, जिससे फसल में फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। इसके प्रकोप से फसल में या तो फूल बनते ही नहीं, अगर फूल बनते भी हैं तो उसमें फलियां कम लगेंगी और जो फलियां लगेंगे भी उसमें दाने कम बनेंगे, जिससे उत्पादन में भी कमी देखने में आती है। तो इस हानिकारक कीट से फसल को बचाने के लिए आप थियामेथोक्साम दवा की 100 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे माहू कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। तो किसान भाई अगर इन तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सरसों की खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्यादा जो है उत्पादन मिल सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृषक मोहम्मद राशिद ने। यह सोलर पंप के रखरखाव के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मोहम्मद राशिद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आजकल अनुदान की जहाँ तक बात है तो दिल्ली सरकार से MNRE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनसे 30% की अनुदान तो है आज, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। जैसे बिहार में गत पिछले दिनों 90% तक अनुदान था किसानों के लिए। उसमें प्लेट की जहाँ तक बात है तो प्लेट हर तरह का उपलब्ध है। सोलर पैनल जो होना चाहिए कम से कम 230 वाट का रहे तो कम पैनल लगेगा, कम जगह लेगी और एक कम्पैक्ट होगा, छोटे जगह में भी हम सोलर लगा सकते हैं। अनुदान 90% तक यदि है तो मैं बोलूँगा कि लोग वैसे तो छोटे पंपों पे हैं, तो यदि सामुदायिक एक बनाया जाए और सरकार के पास एक परियोजना भेजा जाए तो उस पर भी अनुदान दिया जा सकता है। यहाँ तक सोलर पंप के रख रखाव की सुविधा है तो मैं ये फिर एक विश्वास दिलाता हूँ कि यदि अच्छी कंपनी से अच्छे सिस्टम लिया जाए
तो उसमें रख रखाव नहीं के बराबर है। रख रखाव में एक ही सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी जो आप सोलर पैनल लगाएंगे पे एक पत्ते का भी छाया नहीं पड़ना चाहिए। वो पत्ते की छाया से भी, वो चूंकि सीरीज में जुड़ा होता है, पैनल में एक छोटा सा छाया भी उम्र है, उस पैनल की जो उम्र है सोलर पैनल की, वो घटा देती है और उसका इफिशियंसी जो है वो बहुत प्रभावित होता है। इसलिए सबसे पहला है कि जब हम इंस्टॉलेशन करें, जब हम उसे बिठाएं तो उसको ऐसी जगह पे बिठाएं जहां छाया एकदम ही नहीं हो। तो ये सबसे पहला है। दूसरा, उस पर जो धूल मिट्टी पड़ता है तो उसे रेगुलर हम साफ करते रहें, रोज एक बार उसे पोंछ दें। बस पानी से भिगो दें या पानी के कपड़ा लगा के भी साफ कर सकते हैं। आजकल डस्टर भी दिया जाता है बहुत सारे कंपनियों से, तो वो करें। और तो इसमें रख रखाव नहीं के बराबर है। हाँ, उस पर पत्थर नहीं पड़ना चाहिए, उस पर चोट नहीं आना चाहिए। यदि सोलर पैनल मेन है, पैनल को रखने अच्छी तरह से रखी जाए। और यदि कोई ऐसी गड़बड़ी होती है तो किसी तकनीकी आदमी से ही उसका ये लिया जाए, अपने से उसको दुरुस्त करने की कोशिश न की जाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फलत के लिए अमरूद के बाग में जरूरी प्रबंधन। कद्दू की खेती कर अच्छी आय कमा रहे किसान की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।